हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 11वीं कक्षा के होनहार कर्मठ विद्यार्थियों का दिल से स्वागत करती हूं। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के 5वें पाठ का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। पाठ का नाम चलचित्र। लिखा है विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय जी ने, जो भारत के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। जी हां, भारत रत्न प्राप्त हो चुका है इनको। तो आइए चलते हैं सबसे पहले आपके जीवन परिचय की ओर। जानते हैं सत्यजीत राय जी से जुड़ी कुछ खास बातें, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों में खुशी और भावनाओं को जागृत करने के लिए। आइए देखते हैं सबसे पहले जीवन परिचय। सत्यजीत राय जी का जन्म हुआ सन 1921 में और निधन सन 1992 में। लगभग 71-72 वर्ष के जीवन काल में आपने आसमान को छू लिया। न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में आप चर्चित हो गए और भारत का नाम रोशन किया। जन्म स्थान 100 गढ़पर रोड, दक्षिणी कोलकाता, पश्चिम बंगाल। माता पिता सुप्रभा राय एवं सुकुमार राय। बचपन भवानीपुर में नाना के घर पर और प्रारंभिक शिक्षा भी नाना जी के घर पर। शिक्षा सन 1936 में बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से स्नातक बनकर वे शांति निकेतन पहुंचे और वहां विस्तृत अध्ययन एवं गहन प्रकृति निरीक्षण करते हुए ललित कला की शिक्षा अर्जित की। ग्राफिक डिजाइनर में उनकी अभिरुचि वहीं विकसित हुई। तो पूत के पांव पालने में दिखना जो मुहावरा है या कहावत है, वो बिल्कुल चरितार्थ हुई कि बचपन से ही आपका रुझान रहा है और उसमें आपने समर्पण किया। वृत्ति सन 1943 में शांति निकेतन से वापस कोलकाता आकर उन्होंने एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी में विजुअलाइजर की नौकरी भी की। प्रेरणा कैसे कहां से उनके मन में ये बात आई कि मुझे शूटिंग, फिल्म निर्देशन या फिल्मी दुनिया से जुड़ना चाहिए। तो उनकी प्रेरणा रहे सन 1949 में महान फ्रांसीसी फिल्मकार जॉ रेनुआ से कोलकाता में संपर्क हुआ और रेनुआ ने उन्हें फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें स्वयं को पता नहीं था कि फिल्म निर्देशन में आप 7 समुंदर पार भी पहुंच जाएंगे। उनको बिल्कुल भान नहीं था, ये खबर नहीं थी कि उनके द्वारा निर्मित फिल्में लोगों के सीधे दिल तक पहुंचेंगी और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगी। अभिरुचि फिल्म निर्माण एवं निर्देशन, संगीत, चित्रकला, फोटोग्राफी, पत्रकारिता एवं साहित्य लेखन, बच्चों के लिए विशेष कार्य। सम्मान देखिए आप, सम्मान सुनिए बेटा, और अपने आप को, अपने जो भी आपका कार्य, जैसे अभी आप विद्यार्थी हो ना, तो विद्यार्थी जीवन काल में विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना। वो कैसे? अनुशासित रूप से। प्रकृति के हर एक कण से हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। सत्यजीत राय जी का पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो हम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि किसी भी कार्य को जब समर्पण भाव के साथ किया जाता है तो उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक ही होता है। सम्मान विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान। विश्व सिनेमा की बात हो रही है, सिर्फ भारतीय सिनेमा की बात नहीं है बच्चों। हाँ, इसमें आपको किसी ना किसी तरह से कंफ्यूजन हो सकता है कि उनको भारत में सबसे बड़ा फिल्मकार माना है, लेकिन बात हो रही है विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑस्कर पुरस्कार। सिनेमा जगत का, पूरी दुनिया का, विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित। ये अपने आप में हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के एक ऐसे सपूत फिल्मकार भी रहे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हुए। सिनेमा, साहित्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण योगदान। सिनेमा में उनका योगदान इतना रहा कि उनको विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑस्कर पुरस्कार से। तो ये तो रही सिनेमा की बात।
साहित्य रचनाकार भी थे वो, साथ ही साथ चित्रकला के क्षेत्र में भी। तो साहित्य, सिनेमा, साहित्य और चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहयोग और योगदान के लिए आपको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बेटा, जब हम इधर इस शब्द पर आप ध्यान दो, साधारण होता है ना, इसका साधारण का आगे यदि लगा दे छोटा अ तो असाधारण हो जाता है। साधारण, सिंपल, सामान्य, हर एक व्यक्ति। लेकिन असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई ऐसा ही बन जाएगा क्या? असाधारण बनने के लिए असाधारण काम भी तो करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा मेहनत भी तो करनी है। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करते हैं ना, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, वही साधारण से असाधारण बन जाते हैं, सामान्य से महान बन जाते हैं। महान कोई जन्म से नहीं होता है, अपने कर्मों से होता है। तो विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑस्कार पुरस्कार से सम्मानित, सिनेमा, साहित्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित, अनेक बंगला, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित सत्यजीत राय जी। बड़ा ऐसा ना कहते सीना चौड़ा हो गया, छाती चौड़ी हो गई कि हम भी भारत के निवासी हैं, जहां ऐसे विश्वविख्यात महान हस्तियों ने जन्म लिया। मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे अपूर्व योगदान। अब आगे चलते हैं, प्रमुख कृतियां देखिए, रचनाएं देख लीजिए। फिल्म है बंगला, पथेर पांचाली, अपराजितो, जलसाघर, अपुर संसार, कंचनजंगा, महानगर, चारुलता, नायक, गोपी गायन, बाघा बायन, अरण्येर दिन रात्रि, प्रतिद्वंद्वी, सीमा बद्धो, जन अरण्य, घरे बाहिरे, आगंतुक आदि। आदि लिखा है, इसका मतलब और भी उनकी कई रचनाएं हैं। हिंदी में शतरंज के खिलाड़ी और सदगति फिल्में बनाई हैं। साहित्य हिंदी अनुवाद प्रोफेसर शंकु के कारनामे, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, कुछ कहानियां, कुछ और कहानियां, कथा साहित्य, चलचित्र कल और आज, निबंध आदि। अब चलते हैं हम सत्यजीत राय द्वारा चर्चित निबंध चलचित्र। चलचित्र क्या है सच में? इससे पहले इतनी बारीकी से, इतनी सूक्ष्मता से मुझे नहीं पता था कि चलचित्र किससे कहते हैं, क्या है चलचित्र, चलचित्र को सत्यजीत राय जी ने क्या संज्ञा दी है, ये सब कुछ मुझे नहीं पता था। चलचित्र मतलब फिल्म, बस इतना पता था। लेकिन क्या क्या उसमें आवश्यक तत्व शामिल होते हैं, किसके मिलने से चलचित्र बनता है, सत्यजीत राय जी ने चलचित्र को भाषा कहा तो क्यों कहा, ये सब बातें स्पष्ट हो गई इस पाठ के माध्यम से। चलचित्र शिल्प है या नहीं, इस पर आज भी बहस मुबाह से चलते हैं। जो लोग इसे मर्यादा देने को तैयार नहीं है, उनका कहना है कि चलचित्र की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, ये 5 तरह के शिल्प साहित्य से मिश्रित पंचमेली बेढब वस्तु है। तो कुछ लोगों, मैंने कहा था ना अभी कि कितनी भी ख्याति प्राप्त कोई व्यक्ति ना हो, निंदा करने वाले तो अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। और खास तौर से हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। जब प्रसिद्धि के चरम शिखर पर जाते हैं, पहुंचते जाते हैं, तब तो और भी लोग टांग खींचते हैं। जैसे कोई हाथी जब गली से गुजरता है तो गली के कुत्ते कैसे भौं भौं करते रहते हैं। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, क्या हाथी उन कुत्तों के भौंकने से डर जाता है और गली छोड़ के भाग जाता है? नहीं। इसलिए कभी भी क्या लोग कह रहे हैं, क्या निंदा कर रहे हैं, जस्ट लेट इट बी,
छोड़ दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम सिर्फ अपने कर्म पर फोकस्ड रहेंगे। तो सत्यजीत राय जी, जो कि इतने प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध रहे, लेकिन फिर भी उनकी निंदा करने वाले लोग भी अलग, उनके आलोचक भी कई हैं। तो कुछ लोगों का मानना यही था कि नहीं भैया, चलचित्र अपने आप में शिल्प है ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई अपनी सत्ता ही नहीं, ये तो पंचमेल बेढब वस्तु है। दरअसल इस शिल्प शब्द से ही गड़बड़ी पैदा होती है। शिल्प के बजाय इसे भाषा कहा जाए तो चलचित्र का स्वरूप और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा और तर्क की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये किसने कहा? ये सत्यजीत जी ने कहा कि चलचित्र को क्या कह दिया जाए? भाषा। चलचित्र को उन्होंने संज्ञा दी कि चलचित्र शिल्प नहीं, चलचित्र भाषा है। और किससे मिलकर बना है? ये बना है शब्द और इमेज, ठीक है, शब्द और इमेज से मिलकर बना, इसलिए भाषा ही है। इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं, कोई इसमें तर्क वितर्क ना करे, क्योंकि स्पष्ट है। लेखक के हाथ से जिस तरह कहानी की रचना होती है, चलचित्र रचयिता के हाथ से उसी प्रकार बिंब, शब्द, यहां भी हमने बात की ना, बिंब और शब्द, ओहो, इमेज और शब्द, ठीक है, वो भी है, बिंब भी कहते हैं इमेज को। इन दो के संयोग से जो बनती है भाषा है, उस भाषा के प्रयोग में यदि कुशलता का अभाव रहे, इसके व्याकरण पर रचयिता का यदि अधिकार ना रहे, कुल मिलाकर फिल्म का कथ्य यदि सशक्त ना हो, तो अच्छी फिल्म का निर्माण कदापि नहीं हो सकता। कोई भी फिल्म, कहते हैं भाई कहानी तो दमदार थी और मजा आ गया सच में, जब भी कोई फिल्म देखकर उठता है, बैठता है, एक दूसरे से मिलता है, तो कहते हैं धांसू मूवी थी भैया, धांसू। अरे कोई कहानी में ही दम नहीं थी, बेचारा हीरो क्या करता, ऐसा भी कहते हैं। हीरो तो ये थे, लेकिन कहानी बकवास। तो यहां पर भी लेखक ने यही बताया है कि जो कहानी है वो दमदार होगी, तभी जाकर अच्छी फिल्म का निर्माण हो सकता है। यदि कहानी में दम नहीं है, कहानी में वजन नहीं है, तो अच्छी फिल्म कभी नहीं बन सकती। इतना जो लिखा जाता है उसमें साहित्य के स्तर को कितने छू पाते हैं। पहले शिल्पी है, उसके बाद ही शिल्प है। मतलब पहला शिल्पी, जो रचनाकार हैं उनको शिल्पी कहा है, उसके बाद शिल्प है। जहां शिल्पी नहीं, वहां शिल्प के उपकरण रहें तो अभी उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं। जो रचनाकार हैं उन्हीं के हाथों में वो जादू है जो फिल्म को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए रचना में व्याकरणिक दृष्टि से बहुत शुद्धता होनी चाहिए, ताकि जब भी रचना, जो कथा है या पटकथा है, निर्देशक के हाथ में पहुंचे, फिल्मकार के हाथ में पहुंचे, तो उसी के आधार पर वो जो कॉन्वर्सेशन या वार्तालाप या डायलॉग्स हैं वो बांट दे सबको। उनमें धांसूपन होगा तो फिल्म चलेगी, कहानी में व्याकरण की यदि त्रुटियां हुई, गलतियां हुई, तो वो नहीं चल पाएगी। इसलिए कहानीकार या पटकथा लेखक की भाषा के साथ साथ व्याकरणिक भाषा शुद्ध होना अति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि चलचित्र में विभिन्न शिल्प साहित्यों के लक्षण हैं। जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि फिल्म जो चलचित्र हैं, क्या उसमें विभिन्न साहित्यों के लक्षण हैं? क्या कहोगे आप? हाँ हैं। क्या है? तो भैया जिस तरह से नाटक में द्वंद्व रहता है ना, बिल्कुल वो एक फिल्म में रहता है। ठीक है, तो नाटक का द्वंद्व फिल्म में रहेगा, चलचित्र में रहेगा। और क्या रहेगा? उपन्यास का कथानक, वातावरण, परिवेश, ठीक है, ये भी रहेगी। तो नाटक का रहता है विभिन्न शिल्प साहित्यों के लक्षण होते हैं, नाटक का द्वंद्व, उपन्यास का कथानक और परिवेश, संगीत की गति, छंद, पेंटिंग, सुलभ प्रकाश, छाया की व्यंजना, इन सारी वस्तुओं को चलचित्र में स्थान मिल चुका है। परंतु बिंब और ध्वनि की भाषा दिखाने और सुनाने के परे जिसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, पूर्णता एक स्वतंत्र भाषा है। फलस्वरूप कथ्य एक ही हो तो भी भंगिमा में अंतर आना जरूरी है। यह भंगिमा चलचित्र की विशेष भंगिमा है। यही कारण है कि अन्य शिल्प साहित्यों के लक्षण रहने पर भी चलचित्र अनन्य है।
जो सबके दिलों पर राज करता है। कितना भी कुछ हो जाए, कितना अब भाई फिल्में नहीं चलेंगी, देखना टॉकीज बंद हो जाएंगे, सबने फिल्मों का बहिष्कार कर दिया है, बॉलीवुड को सबने नकार दिया। कुछ दिन, हाँ कुछ दिन या कुछ महीने, बस उसके बाद फिर से मनोरंजन प्राप्त करने के लिए सब खिंचे चले जाते हैं अपने आप, क्योंकि टॉकीज वाले कोई घर आकर नहीं कहते कि यार प्लीज टिकट ले लो ना, फिल्म देखने आओ। पब्लिक जाती है टॉकीज में, घंटों लाइन में खड़े रहकर भी टिकट लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। इसलिए कहा है कि शिल्प साहित्य के लक्षण रहने पर चलचित्र अनन्य है, सबसे अलग है, अनोखा है, जो पब्लिक को अपनी ओर खींचता है। ठीक है। अब है बिंब और ध्वनि। अब देखो क्या है बिंब और ध्वनि। तो बेटा बिंब यहां पर कहा है इमेज को, ठीक है, और ध्वनि साउंड, जिसको शब्द भी कह सकते हैं, और इन सब के योग से बनी भाषा, और यही है चलचित्र। ये है बस चलचित्र की परिभाषा, सूत्र ये है, इसका फॉर्मूला ये है, बिंब इमेज ध्वनि शब्द, इन सब से मिली भाषा, भाषा ही चलचित्र है। इतना भी याद रखोगे तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। बिंब और ध्वनि, बिंब यहां मात्र चित्र नहीं है, वाग्मय चित्र भी है जिसमें ध्वनि है, अर्थात चित्र का चित्रित्व भी आदि अंत नहीं है, जैसा आदि अंत चित्रकला में होता है। चित्र यहां बिंब का मतलब सिर्फ चित्र नहीं है जो साइलेंट है, सिर्फ टंगा हुआ है, कुछ कर ही नहीं सकता। यहां चित्र क्या है? वाग्मय, जो दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, समझ में भी आएगा। यहां प्रमुख होता है चित्र का अर्थ। एक एक चित्र, एक एक वाक्य हुआ करता है, और समस्त चित्रों के मिलने से कथ्य पूरा होता है। चलचित्र के निर्वाक युग में भी चित्र अर्थ वहन करते रहे हैं। उनकी भाषा संलाप निरपेक्ष हुआ करती थी। और ध्वनि क्या है? अब भैया बिंब तो आपने समझ लिया कि बिंब यहां पर केवल चित्र नहीं है, वो एक भाषा है। चलचित्र के यहां लिखा है कि एक एक चित्र, एक एक वाक्य होता है, कहता है वो। फिर ध्वनि क्या है? तो ध्वनि बिंब का ही परिपूरक है, बिंब का, इमेज का परिपूरक है। जब उसमें ध्वनि मिल जाएगी तो दोनों एक हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे तो भाषा बन जाएगी, भाषा जाएगी तो चलचित्र हो जाएगा। तो ध्वनि बिंब का ही परिपूरक है, उसको कंप्लीट करने वाला। एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। बिना बिंब के ध्वनि का कोई अर्थ नहीं, और बिना ध्वनि के बिंब का कोई अर्थ नहीं। आंख और कान, इन दोनों को सहज रखे बिना चलचित्र की भाषा समझ में नहीं आती। ग्रहण, अब जैसे उदाहरण के माध्यम से, जैसे हम, भैया कहाँ जा रहे हो, आज कौन सी मूवी? अरे भैया ये है, कौन सी मूवी? केरला स्टोरी। अच्छा ठीक है। और गदर, एक प्रेम कथा, और भी बहुत सारी, बॉर्डर, ठीक है, या कारगिल, बहुत सारी मूवी, शेरशाह। कहाँ जा रहे हो? फिल्म देखने। देखने, यदि सिर्फ फिल्म देखेंगे और सुनेंगे नहीं तो क्या फिल्म समझ में आएगी? कहेंगे मैडम कैसा प्रश्न पूछ रही हो, नहीं आएगी इसका मतलब। तो देखना और सुनना दोनों साथ में चाहिए ही चाहिए। हम ये नहीं कि हम अपना कुछ भी मोबाइल लेके चले गए, गाने सुन रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं, असंभव। देखना है तो सुनना भी। हाँ, जो चित्र अकेले रहेंगे, जैसे सिर्फ मान लो हम चित्र की बात करें, चित्रकलाएं टंगी रहती हैं गैलरीज में, वो हम देख रहे हैं, उसको ध्यान से देख रहे हैं, तो उसको सिर्फ देखने का काम है। लेकिन फिल्म, चित्र जो है, चलचित्र, उसको देखना है और सुनना है। तो यही तो कहा है कि आंख और कान, इन दोनों को सजग रखे बिना चलचित्र की भाषा समझ में नहीं आती। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। किसी दृश्य में यदि ध्वनि नहीं है, मान लो यदि साउंड ही नहीं है, ध्वनि ही नहीं है, तो उसका ना होना ही व्यंजक उठता है कि जब सुनाई नहीं दे रहा है तो अरे बवाल मच जाएगा। यदि फिल्म, बीच में कहीं फिल्म चल रही है और अचानक से आवाज चली जाए, पब्लिक हाहाकार मचा देगी, अरे आवाज चली गई, आवाज चली गई, क्या है ये? तो कहने का तात्पर्य यही है
कि किसी दृश्य में यदि ध्वनि नहीं है तो उसका ना होना ही व्यंजक हो उठता है। शब्दहीनता ही उसके कथ्य का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। वो अलग है कि मान लीजिए कोई दृश्य चुपचाप ही फिल्माया जा रहा है। कभी कभी ऐसा ही है कि कोई दृश्य साइलेंट फिल्माया जा रहा है, तो उसमें यह नहीं कि अरे आवाज कहां, लेकिन अचानक से यदि आवाज चली जाए तो बवाल मच जाएगा। लेकिन कुछ यहां पर यही बताया कि मान लो किसी दृश्य में ध्वनि नहीं है तो उसका ना होना ही व्यंजक हो उठता है। वहां पर उसकी डिमांड यही थी कि चुपचाप जैसे आ गए, बैठ गए, कोई ऑफिस जा रहा है तो पत्नी ने चुपचाप से बैग उठाकर दे दिया, तो वहां जो दृश्य चल रहा है वो उसको परिभाषित कर रहा है। समझ में आया बच्चों? शब्दहीनता ही उसके कथ्य का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। शब्दहीनता मतलब शब्द नहीं है, आवाज नहीं है, फिर भी उसका अर्थ समझ में आ रहा है। जिस प्रकार लेखक की विषय वस्तु और दृष्टि भंगिमा के अनुसार लेखन की श्रेणी का विभाजन होता है, चलचित्र में भी ऐसा ही होना संभव है। उपन्यास, काव्य, नाटक, जीवनी, शिक्षा मूलक विवरण, ये सभी चलचित्र में रचे गए हैं। क्या क्या है? उपन्यास, कविता की भाव, नाटक का द्वंद्व, ये सब चलचित्र में रचे गए हैं। हम मौजूदा आलोचना के लिए एक ही श्रेणी पर ध्यान देंगे, वह है कथात्मक चलचित्र। यही सर्वाधिक प्रचलित है और दुनिया के श्रेष्ठ चलचित्र इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चलचित्र निर्माण कार्य को मोटे तौर पर 3 पर्यायों में विभक्त किया गया है। जैसे पहला है नाट्य रचना, दूसरा नाट्य के अनुसार विभिन्न परिवेशों का चुनाव और ठीक है अनुसार, और साथ ही साथ तीसरा इन खंड खंड रूपों में ली गई तस्वीरें चलचित्र के अनुसार सहेजना, एडिटिंग। तो पहला क्या है? नाटक की रचना। याद रखना बेटा, जब कभी पूछा जाए कि चलचित्र के 3 पर्याय कौन से हैं, तो पहला है रचना, दूसरा परिवेश और तीसरी एडिटिंग। ये हैं 3 पर्याय किसके? चलचित्र के। चलचित्र के पर्याय याद रखो, नाट्य रचना, परिवेश और एडिटिंग चलचित्र के पर्याय माने जाते हैं। अब यहां पर दिया है कि चलचित्र नाट्य फिल्म का फलक है। बिंब और ध्वनि के माध्यम से पर्दे पर जो व्यक्त होता है वह उसका लिखित संकेत होता है। ठीक है, जो भी लिखा गया है उसका यही संकेत होता है। इसी फलक को अवलंबन निर्भर बनाकर चलचित्र के रंगकर्मी समुदाय निर्देशक के निर्देशन पर संवेद रूप में काम कर चलचित्र को साअवयव और सजीव बनाते हैं। किसको अवलंब करके? अब फिर से देखो यहां, चलचित्र नाट्य फिल्म का फलक है। बिंब और ध्वनि के माध्यम से पर्दे पर जो व्यक्त होता है वही उसका लिखित संकेत है। ध्वनि इमेज भी कह सकते हैं, बिंब को इमेज और ध्वनि को साउंड भी कह सकते हैं। तो इमेज और साउंड के माध्यम से पर्दे पर जो व्यक्त हो रहा है वही उसका लिखित संकेत है, कि पहले जो लिखित रूप से बताया गया है वो यहां पर दिखाई भी दे रहा है। इसी फलक को अवलंबन बनाकर मतलब ध्वनि, इमेज, शब्द और ध्वनि या इमेज और साउंड को आश्रित, उस पर आश्रित होकर या इसको आश्रय बनाकर चलचित्र के रंगकर्मी समुदाय निर्देशक के निर्देशन पर संवेद रूप में काम करके चलचित्र को साअवयव और सजीव बना देते हैं। वास्तव में लगने लगता है और दर्शक पूरी तरह से अपने आप को कनेक्टेड रखते हैं। इसीलिए चलचित्र नाट्य अवहेलना की वस्तु नहीं है। इसके यदि दोष रह जाएं तो चलचित्र के अंग सौष्ठव पर उसका प्रतिफलन निश्चय ही होगा। यदि कुछ कमी रहेगी तो पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई ये कमी रही थी इसलिए वो फिल्म पिट गई। अब है कि निर्देशन चाहे कितना ही कुशल क्यों ना हो, चलचित्र नाट्य श्रेष्ठ होने पर भी निश्चिंतता के साथ बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि दुर्बल निर्देशन के फलस्वरूप वह नष्ट हो सकता है। अब चाहे कुछ भी, कितना भी बड़ा निर्देशक क्यों कोई फिल्म का निर्देशन क्यों ना कर रहा हो, यदि कहानी में दम नहीं है, व्याकरणिक त्रुटियां हैं और पात्रों के द्वारा उसका सही से
प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा रहा है, तो अब क्या किया जाए? ठीक है। चलचित्र नाट्य के कार्य के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में यंत्रों का प्रयोग अनिवार्य है। यंत्र मतलब समझते हो आप, मशीन्स का। तो चलचित्र नाट्य के कार्य के अतिरिक्त, जो नाट्य है प्रतिद्वंद है ना, दिखाना है भाई, द्वंद्व दिखाना है, तो इसके अतिरिक्त अनिवार्य है। चलचित्र पूर्णतः यंत्र युग की भाषा है। यह बात बेझिझक कही जा सकती है कि कैमरा नामक यंत्र का यदि आविष्कार नहीं हुआ होता तो इस भाषा का सृजन नहीं हो पाता, और चित्र की भाषा से ध्वनि की भाषा का संयोग सवाक युग में जो संभव हो पाया है, इसका कारण है शब्द यंत्र, साउंड रिकॉर्डिंग मशीन का आविष्कार। ठीक है। अब है शूटिंग में कैमरे और शब्द यंत्र की सहायता से जिन विषयों और शब्दों की फिल्में ली जाती हैं, उन्हें उभारने के लिए डेवलपिंग एवं प्रिंटिंग प्रयोगशाला की समस्त यंत्रों से सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद इन चित्रों और शब्दों के टुकड़ों को मूवियोला नामक यंत्र को बार बार चलाकर देखते हुए उनमें से अच्छे बुरे का चयन कर कैंची से काट कर, यानी अनावश्यक अंगों को अलग कर दिया जाता है। यही तो एडिटिंग है। गोंद फिल्म सीमेंट से जोड़ने की जो जिम्मेदारी है वो संपादक की कहलाती है, या एडिटर की ये जिम्मेदारी होती है कि जो अच्छे अच्छे सीन, जो गलत मतलब जो नहीं है फिट होने लायक, उनको अलग कर दो, जो सही सही उनको जोड़कर एक बना दो। यही एक कुशल एडिटर का कार्य होता है। सबसे अंत में पार्श्व संगीत या बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो इसका कार्य संपन्न किया जाता है जब सब कुछ हो गया, तरह तरह से शूट हो गए, शॉट्स बन गए, लॉन्ग शॉट्स बन गए, टिल्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया बहुत सारा। अब पूरी फिल्म दिखी जा रही है। अब देखेंगे तो सबसे पहले जो कार्य किया वो हो गया, छोटे छोटे दृश्यों को मतलब बना लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक की बात आई तो सारी फिल्म निर्माण मतलब सारे सीन्स, सारे दृश्यों को फिल्माया गया। अब बैकग्राउंड की बारी आती है, बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो इसका कार्य किया जाता है सबसे अंत में। वाद्य यंत्रों के कार्यों को शब्द यंत्र में ग्रहण कर री रिकॉर्डिंग यंत्र में, वाद्य यंत्रों के कार्यों को शब्द यंत्र में, री रिकॉर्डिंग यंत्र में मतलब पुनः रिकॉर्डिंग करना है। फिर अब जैसे आपको पता होगा कि जब भी कोई शूट, जैसे मान लो किसी हीरो ने कहा, हीरो और विलन सामने आमने सामने है, हीरो कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब शूटिंग हुई तब भी उसने इसी एक्सप्रेशन के साथ आवाज में बोला, लेकिन जब फिल्म हमारे सामने आएगी ना, तो एक बार सीन तो आ गया हमारे सामने, लेकिन फिर वही री रिकॉर्डिंग होगी उसी आवाज में, उसी लहजे में, उसी हाव भाव के साथ। वो सिर्फ आवाज की रिकॉर्डिंग होगी, फिर उस सीन के साथ उस आवाज को मैच किया जाएगा। बहुत टाइम लगता है, तो तभी आवाज क्लियर आएगी, क्योंकि वहां पर यहां कहीं से आवाज भी आ सकती है। नदी के दृश्य मान लो फिल्म आ रहे हैं तो डायलॉग तो बोल दिया, हाँ चुपचाप वाला है तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें साउंड की आवश्यकता नहीं, लेकिन साउंड भी है, दुश्मन भी है, और एक ऐसा दृश्य है जहां पर बाजार है या मेले का दृश्य और वहीं हीरो और विलन लड़ गए। अब दोनों के डायलॉग्स हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये वो दुनिया भर की बात है। तो उसके उस दृश्य के फिल्माते समय जो आवाज आ रही उसी को नहीं लिया जाता है फिल्म में। सीन ले लिया, दृश्य ले लिया, अब वो जो निर्देशक है वो हीरो और विलन को फिर बिठाएगा और री रिकॉर्डिंग होगी उसी भाव के साथ, उसी इमोशंस के साथ, उसी एक्सप्रेशन के साथ, और फिर उस सीन के साथ उनकी आवाज को मैच करके ऐसी एडिटिंग की जाएगी कि हम लोगों को, दर्शकों को पता ही नहीं चलता है कि दोबारा आवाज या डायलॉग्स बोले गए हैं और फिर रिकॉर्डिंग हुई है। जैसे आवाज डबिंग होती है, आपने देखा होगा कि कभी कभी जब किसी, जैसे महानायक अमिताभ बच्चन जी की आवाज डबिंग की गई है, या फिर कमल हसन जी की हम बात करें तो उनकी हिंदी में डायलॉग्स आ जाते हैं, जबकि वो इतने, हम जानते हैं कि वो अन्य भाषा, अन्य प्रांत के हैं। और भी जैसे हमने कई देखा था, जैसे रानी मुखर्जी हों, कैटरीना कैफ हों, इनमें इनकी आवाज़ डबिंग आवाज़ में आ जाती है, कभी कभी आई थी, हमने देखा था। तो वो कैसे हुई? लिप सिंक चल रही है, उनके लिप सिंक हो रहे हैं, लेकिन आवाज़ किसी और की है। कितनी मुश्किल होती होगी कि मान लो मैं यहां बोल रही, ये कोई डबिंग वबिंग नहीं है, ये आपको तुरंत मिल रहा है, जैसा मैं यहां बोल रही वैसा ही वही सुनाई दे रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको मैं देख रही हूं फिर मेरी दोबारा आवाज
रिकॉर्डिंग होगी फिर उसको मिक्स किया जाएगा। यहां इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिल्म निर्माण में बहुत सारे कार्य रहते हैं और विशेष रूप से एडिटर जो है बहुत मेहनत का काम है, बहुत कुशलता का काम है। अब देखो, अब यहां लिखा है कि री रिकॉर्डिंग यंत्र में अन्यान शब्द, संलाप इत्यादि से तारतम्य रखते हुए मिलाने का जटिल अध्याय जब समाप्त होता है तो उसके बाद ही यंत्रों के हाथ से मुक्ति मिलती है। कहना ना होगा कि इसके पीछे जो रंगकर्मी होते हैं, यदि उनमें शिल्प बोध और शिल्प विवेचन के गुण ना हो तो यह भी शिल्प के लिए बाधक साबित होगा। जो रंगकर्मी हैं, यदि उनमें शिल्प बोध और शिल्प विवेचन के गुण नहीं होंगे तो यह भी शिल्प के लिए बाधक होगा। जो हीरो है, तभी तो कहते हैं भाई एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी फील्ड में। सबसे पहले मान लीजिए, चाहे वो विद्यालय हो, कोई कंपनी हो, किसी की भी रिक्वायरमेंट रहती है तो लिखा रहता है ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड फ्रेशर्स को बहुत कम मौका दिया जाता है, एक्सपीरियंस अनुभवी, कि उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जो अनुभवी होते जाते हैं उनको फटाफट काम भी मिलता जाता है। यही बताया बेटा कि जो रंगकर्मी मतलब जो हीरो हीरोइंस जो भी पात्र हैं जो कि कहानी में शामिल हैं, यदि उनमें शिल्प बोध और शिल्प विवेचन के गुण नहीं होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि क्या है क्या नहीं है, तो बड़ी बाधा उत्पन्न होगी फिर। ठीक है, तो यह भी शिल्प के लिए बाधक साबित होगा। ठीक, अब देखो, एक चलचित्र के एक विशेष अंश को उद्धृत कर उसके शॉटों का विश्लेषण करने से रीति के उद्देश्य और सार्थकता को बहुत कुछ स्पष्ट किया जाता है। अब बताया है कि साथ ही चलचित्र की अन्य छोटी बड़ी समस्याओं पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जाएगा। कहना ना होगा कि इस उदाहरण से किसी ऐसे तत्व का पता नहीं चल सकता जिसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जा सके। अन्य शिल्पों की तरह चलचित्रों को भी कोई थ्योरी या फॉर्मूला नहीं है अव्यर्थ साबित हो। ठीक है, अब किया है कि कहानी के अनुसार, निर्देशक के व्यक्तित्व के अनुसार चलचित्रों की रीति में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। अब जैसे मान लो एक कहानीकार है, उसने कहानी लिख दी, लेकिन निर्देशक अपने हिसाब से उसमें जोड़ तोड़, ये वाला डायलॉग यहां बोलेंगे, इस डायलॉग को नहीं बोलेंगे। निर्देशक ये इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि कहानी के अनुसार, निर्देशक के व्यक्तित्व के अनुसार चलचित्रों की रीति में, विधि में, कार्य करने के तरीके में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। एक ही कहानी का कोई भी दृश्य दिया है, यहां पर विभिन्न निर्देशकों की भाषा प्रयोग की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण कर लेगा। यह बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां यही बताया है। दृष्टांत स्वरूप पथेर पांचाली फिल्म का एक दृश्य लेकर इस विषय पर आलोचना की जा सकती है। उपन्यास में विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने इस प्रकार वर्णन किया है, देखो ध्यान से, कि देश के स्टेशन पर उतरने के बाद पैदल चलता हुआ वह अपने गांव पहुंचा। अब आई है बात पथेर पांचाली नामक उपन्यास की, जिसमें हीरो था कौन ये पता चल रहा है। देश के स्टेशन पर उतरने के बाद पैदल चलता हुआ वह अपने गांव पहुंचा। इसका मतलब कोई विदेश से वापस आ रहा है, सस्पेंस है, रहस्य रखा है। रास्ते में किसी से भेंट मुलाकात नहीं हुई, कोई दिख भी गया तो भी बड़े वह लंबे डग भरता हुआ बेचैनी के साथ किसी और ध्यान दिए बिना घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह स्टेशन पर उतरा और बड़ी तेजी से घर की ओर रवाना, किसी से कोई हेलो हाय नहीं, किसी से कोई वार्तालाप नहीं, और यदि कोई दिख भी गया तो उसने ध्यान नहीं दिया और बस वो बढ़े जा रहा है बड़ी तेजी के साथ अपने घर की ओर। दरवाजे के अंदर पांव रखने जा ही रहा था कि मन ही मन बड़बड़ाने लगा, उफ, बांस बिल्कुल दीवार पर झुकाया है, भुवन चाचा इसे कटवाते नहीं, भारी मुसीबत है। कच्चे घर, गांव में कच्चे घर रहते हैं, ठीक है, तो अब बांस लगे होंगे जो कि आ गए, तो वो कह रहा है भारी मुसीबत है। उसके बाद आंगन में पहुंचकर अभ्यासवश प्यार भरे स्वर में पुकारा, दुर्गा बिटिया, अपू, ऐसे पुकारा जा रहा है उसके द्वारा। उसके गले की आवाज सुनकर सर्वजया, जो कि पत्नी है, हीरो की पत्नी,
उसके गले की आवाज सुनकर सर्वजया कमरे से बाहर निकल आई। हरिहर, मुख्य नायक हरिहर ने मुस्कुराकर पूछा, घर पर कुशल है ना? ये लोग कहां चले गए? घर पर नहीं है क्या? ये सब वो पूछ रहा है। सर्वजया ने शांत भाव से आगे बढ़कर पति के हाथ की भारी गठरी लेकर उसे नीचे रख दिया और बोली, आओ कमरे के अंदर चले आओ। हरिहर को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि वो तो सबसे मिलने के लिए उत्सुक था ना। बड़े जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन से आया है पैदल चल के, बच्चे नहीं दिखाई दिए तो पूछेगा। सर्वजया कोई उत्तर नहीं देती है और कहा कि आ जाओ। पत्नी की गतिविधि में अदृश्य पूर्व शांति भाव पाकर भी हरिहर के मन में किसी तरह का संदेह नहीं जगा। उसने सोचा, भाई कभी कभी किसी का मूड कैसा भी हो सकता है, नहीं दे रही होगी जवाब। किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई आशंका हरिहर के मन में नहीं जगे। उसकी कल्पना का स्रोत तब उदाम वेग से दूसरी ओर दौड़ लगा रहा था। अभी अभी लड़की और लड़का दोनों दौड़ते हुए आएंगे। बस वो यही सोच रहा था कि अभी अभी आने ही वाले हैं मेरे बच्चे, आ गए बाबूजी, आ गए बाबूजी, ऐसे कहते हुए बस उसका मन यही सोच रहा था। मतलब माँ बाप को क्या चाहिए, बच्चों भरी फुलवारी। तो वो ये सोच ही रहा था कि बस अभी दौड़ लगाते हुए आ रहे होंगे अप्पू और दुर्गा। दुर्गा कहेगी, बाबूजी इसके अंदर क्या है? हरिहर तत्काल गठरी खोलकर बेटी के लिए लाई गई साड़ी एवं आलते की शीशी तथा सचित्र चंडी महात्म्यम, कालकेतु उपाख्यान और टीन की रेलगाड़ी दिखाकर उन्हें हैरत में डाल देगा। जैसे ही दुर्गा आएगी, बाबूजी बाबूजी मेरे लिए क्या लाया? अप्पू आएगा, बाबूजी मेरे लिए क्या लाए? तो वो दुर्गा के लिए साड़ी, उसके लिए रेलगाड़ी दिखाकर बच्चों को अचरज में डाल देगा। वो सोच रहा है। कमरे के अंदर पांव रखते रखते वह बोला, अब की बेल कटहल का चकला बेलन लाया हूं। उसके बाद तरसती हुई आंखों से चारों तरफ ताकता हुआ तनिक निराशापूर्ण स्वर में बोला। अब वो देख रहा है अप्पू और दुर्गा कहां हैं, कहीं घूमने निकल गए हैं। दर्शकों की अधीरता बढ़ती जा रही है, दर्शक बेचैन हो रहे हैं। अब सर्वजया स्वयं को संयत नहीं रख सकी, वह फफक फफक कर रोने लगी। आखिर कब तक वो अपने भावों को नियंत्रित कर पाएगी, कब तक? अब दुर्गा कहाँ है? बिटिया मुझसे विदा होकर चल बसी, अब तक तुम कहाँ थे? पथेर पांचाली चलचित्र में उपर्युक्त घटना को इस प्रकार सजाया गया है। ये अभी हमने देखा, वो उसका संक्षिप्त रूप है कि क्या हुआ, कैसे उसने बताया। अब ये बिल्कुल डायलॉग, मतलब क्रम अनुसार कोई आता है, लॉन्ग शॉट हुआ, शॉर्ट्स हुए, सब कुछ बड़ी बारीकी से, सूक्ष्मता से यहां पर दिखाया गया है, वो हम देखेंगे। दिया है पहला, मेघिल दिन, मैदान से होकर जाता हुआ रास्ता। लॉन्ग शॉट, अप्पू गाढ़े रंग की चादर देह पर डाले, हाथ में केरोसिन तेल की बोतल थामे रास्ते से चलता हुआ दूर निकल गया। कौन? अप्पू। अप्पू कौन? हरिहर और सर्वजया का बेटा। पार्श्व संगीत चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। फिर क्या हुआ? इंदिरा ठकुरानी का ओसारा, क्लोजअप। चूल्हे पर चढ़ी हांडी में चावल पक रहा है। उबला हुआ मांड उफन उफन कर हांडी के मुंह से बाहर तक चला आता है। हांडी का ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है। आपने देखा ही होगा, चावल जब हांडी में पकाए जाते हैं तो उनका मांड बाहर आता है। मांड जानते हो ना बेटा? हाँ, तो अब क्या हुआ? उफन उफर कर हांडी के मुंह से बाहर आ रहा है और हांडी का ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि खतपत की आवाज भी आ रही है। टिल्ट अप। सर्वजया का चेहरा दाहिने हाथ पर डोरी टिकाए हुए वह घुटनों के बल बैठी है। दृष्टि उदास, निष्पलक। निष्पलक मतलब बिना पलक झपकाए वो उदास बैठी है। और पार्श्व संगीत चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। मेघिल दिन, सर्वजया के घर का आंगन, मिड शॉट। आंगन के दरवाजे से एक 10-12 साल की लड़की
बिन्नी अंदर आती है। उसके हाथ में सब्जी की टोकरी है। वह सर्वजया के ओसारे के नजदीक जाकर खड़ी हुई। सर्वजया दिखाई नहीं पड़ी। उसने आवाज दी, नहीं ताई जी, नहीं ताई जी। फिर भी सर्वजया की आवाज नहीं आती। आंगन से हम इंदर के ओसारे की ओर देख रहे हैं। मिड शॉट, बिन्नी दाहिनी ओर अग्रभूमि फॉरग्राउंड पर कैमरे की ओर पीठ किए खड़ी है, इस तरह से। सर्वजया दूर बाईं ओर बिन्नी की ओर पीठ किए हुए। अब वो ऐसी खड़ी है और सर्वजया दूर बाईं ओर बिन्नी की तरफ, मतलब वो उस तरफ मुंह है उसका। जैसे बिन्नी यहां है तो सर्वजया यहां ऐसी खड़ी है, ठीक है। उसी तरह बिन्नी की ओर पीठ किए उसी तरह बैठी हुई है, खड़ी नहीं है, ठीक है। बिन्नी, नहीं ताई जी। सर्वजया निरुत्तर बैठी रहती है, कुछ जवाब नहीं दिया। बिन्नी, माँ ने यह सब भेजा है, लीजिए यहां रख रही हूं। बिन्नी हाथ की टोकरी आंगन में रखती है। मेघिलदेन, क्लोज शॉट। बिन्नी टोकरी रखकर सर्वजया की ओर ताकती हुई दरवाजे की तरफ पीछे सरकने लगती है, वापस जाने के लिए। पार्श्व संगीत फेड आउट कर जाता है। डिसॉल्व 2। मेघिलदेन हरिहर के पैतृक मकान के पीछे की ओर बसवारी। लॉन्ग टॉप शॉट, दूर से दिखाई पड़ता है कि हरिहर आ रहा है। हरिहर, अप्पू, मेघिलदेन, इंदिरा का ओसारा। क्लोजअप, हरिहर के गले की आवाज सुनकर सर्वजया की प्रतिक्रिया। जैसे ही सर्वजया ने हरिहर की आवाज सुनी, अब उसकी प्रतिक्रिया, उसका हाथ गाल से जरा सा सरकता है, शंख की चूड़ी खिसक कर तनिक से नीचे चली जाती है। अब ये चूड़ियों के माध्यम से फिल्मकार ये बताना चाहते कि उसके मन में भी तरह तरह का कंपन चल रहा है कि अब क्या होगा। दर्शक भी अधीर हैं कि अब कैसे बताएगी सर्वजया हरिहर को, और हरिहर इस खबर को सुनकर क्या कहेगा, क्या बीतेगी हरिहर पर, यह सब चल रहा है। मेघिलदेन हरिहर के पैतृक मकान की दक्षिण दीवार के निकट मिड शॉट। हरिहर आकर ठिठक कर खड़ा हो जाता है। आम की एक डाली गिरने के कारण दीवार का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर गिर गया। हरिहर इस और कुछ दिन तक धीरज नहीं रख सके। हरिहर डाली फांद कर आगे बढ़ता है, साथ ही साथ कैमरा भी पेन करता है। हरिहर आगे बढ़कर मकान की ओर मुखातिब होकर अपने कोठे की ओर ताकता है। उसके बाद आंगन के दरवाजे की ओर तस्वीर सीमा रेखा के परे चला जाता है। कैमरा अब पेन नहीं करता। टूटी दीवार के पीछे खटाल में गाय पागुर कर रही है, इस तरह से पागुर करती जैसे कोई मुसीबत आने से पहले जैसी हलचल हो जाती है, वैसा। अब क्या हुआ, बड़ी मुश्किल है। अब होगा क्या, देखते हैं आगे। उसके पीछे हरिहर का ओसारा है। ओसारा मतलब जो खुली जगह रहती है गांव में। नेपथ्य में हरिहर के द्वारा दरवाजा खोलने और अंदर जाने की आवाज। नेपथ्य आपको मैंने बता दिया है कि मंच के पीछे का जो स्थान रहता है जहां साज सज्जा की जाती है उसको नेपथ्य कहते हैं। कुछ देर के बाद हरिहर लॉन्ग में दिखाई पड़ा कि वह अपने ओसारे के सामने पहुंच गया है। वह उद्विग्नता के साथ इधर उधर ताक रहा है। उद्विग्नता मीन्स बड़ी बेचैनी के साथ, ठीक है। बेचैनी कहते हैं इसको, बेचैनी कह सकते हैं, बेचैनी, ठीक है बेटा। इधर उधर ताकता है हरिहर उद्विग्न स्वर में, बड़े, अब उसे रहा नहीं जा रहा है कि बच्चे अब तक क्यों नहीं दिखाई दिए। मुन्ना, दुर्गा, ठीक इस तरह से। सर्वजया हरिहर की बगल से सीढ़ियां चढ़ती हुई ओसारे पर आती है। हरिहर, ओह तुम हो, जबकि उसको क्या लग रहा था कि उसके बच्चे आ गए। सुनाई दे रहा है सबको? हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ शशांक, रूबी, सौरभ, सचिन, आप सब लोग ध्यान से देखिए। अब सर्वजया, ओह, हरिहर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। जिस ओर सर्वजया जा रही है सीढ़ियां चढ़कर, उसी ओर अब हरिहर भी उसके साथ जाने लगता है। अब बड़ा बेचैन है कि अब तक सर्वजया ने उसके बच्चों के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो अब तक नहीं पता। बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेघिलदिल हरिहर का ओसारा। मिड शॉट। हरिहर सीढ़ियां तय कर अपने हाथ की टीन की अटैची केस और
गठरी फर्श पर रखता है। अब जो उसके हाथ में था एक गठरी थी और एक अटैची, मतलब जानते ना छोटा सा सूटकेस अटैची बोलते हैं उसको, तो अब उसने फर्श पर रख दिया क्योंकि उसी में वो लेकर आया है कुछ ना कुछ। उसके बाद अपने हाथों की कलाइयों को रगड़कर धोती के कोर से पोंछने लगा। अब रखा, अब जैसे नहीं वजन ढोते ढोते हथेलियां अजीब सी हो जाती हैं, ऐसे ऐसे मला और यूं करने लगा। हरिहर सर्वजया से पूछता है, कैसी हो? क्योंकि कई महीने कई साल हो गए हैं हरिहर अब आया है। अब वो अपनी पत्नी से बड़े आराम से पूछता है कि फाइनली घर पहुंच गया हूं और अब मैं अपने बीवी बच्चों के सामने हूं। बच्चे अभी तक दिखाई नहीं दिए। तो अपनी पत्नी से कहता है, कैसी हो? सर्वजया ने हरिहर के लिए पांव धोने का पानी लोटे से झारी में डाला। पांव धोने के लिए पानी लेकर आई। उसके बाद कमरे से एक एक कर खड़ाऊं, पीढ़ा, अंगोछा लाकर झारी के पास रख गई। सब कुछ कि अब वो फ्रेश हो जाए, आया है थका हारा, तो उसका खड़ाऊं, पीढ़ा, अंगोछा मतलब पहनने वाला, ठीक है, उसके पास वो रख गई सब कुछ। हरिहर, ये लोग कहीं घूमने निकल गए हैं? हरिहर के मन में, और कोई भी पिता होगा जब तक बच्चे नजर नहीं आएंगे वो यही पूछता रहेगा ना, क्योंकि सर्वजया कुछ नहीं बता रही है कि कहाँ है अप्पू, कहाँ है दुर्गा, कुछ नहीं बताया। तो अब वो पूछ रहा है, क्या ये लोग कहीं घूमने निकल गए हैं? सर्वजया बिना कुछ बोले सीढ़ी की ओर बढ़ जाती है। अभी भी सर्वजया ने कुछ नहीं बोला। आखिर अब दर्शकों की बेचैनी बढ़ रही है, अधीरता बढ़ रही है कि क्या होगा, कैसे कहेगी सर्वजया अपने पति से, और जब सर्वजया कहेगी तो हरिहर पर क्या प्रभाव होगा, क्या होगा वो दृश्य जब हरिहर को सच्चाई का पता चलेगा, और कैसे सच्चाई अपने मुंह से निकालेगी सर्वजया। कुछ बिना कुछ बोले वो सीढ़ियों से आगे की ओर बढ़ गई। हरिहर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकता है। जैसे ही वो जाने लगी उसने रोका पीछे से, ठीक है। हरिहर, यह है क्या? कहां जा रही हो? जो जो चीजें ले आया हूं उन्हें एक बार देख तो आओ। कहां जा रही हो? मैं जो जो चीजें लेकर आया हूं उन्हें एक बार देख तो आओ कि मैं क्या क्या लेकर आया हूं। सर्वजया रुकती है। हरिहर घुटनों के बल बैठकर गठरी की गांठ खोलने लगता है। अब सर्वजया जो बड़ी स्पीड से जा रही थी रुकी, तो हरिहर घुटनों के बल झुका और गठरी खोलता है कि देखो मैं क्या क्या लेकर आया हूं। शायद वो सारी चीजें जो उसके बच्चों ने मंगाई थी, शायद वो सारी चीजें जो उसकी पत्नी सर्वजया ने मंगाई थी। अब वो गठरी खोलता है। अब हरिहर का ओसारा मिड क्लोज। सर्वजया अग्रभूमि में कमरे की तरफ मुड़कर खड़ी है। उसके पीछे हरिहर शॉर्ट ओसारे पर बैठा गठरी खोल रहा है। हरिहर, पहले आना संभव होता तो मैं आता नहीं। वो समझ रहा है कि लगता है उसकी पत्नी नाराज है कि इतने दिनों बाद, बरस बाद उसने सुधि ली है, खबर ली है, पहले से क्यों नहीं आए, इतने दिनों बाद क्यों आए, तो रूठी हुई है। वो सोच रहा था कि शायद सर्वजया अब तक उत्तर नहीं दे रही है, इसके पीछे यही कारण है कि मैं इतने दिनों बाद, वर्षों बाद आया। तो अब वो कहता है कि पहले आना संभव होता तो क्या मैं आता नहीं। बाप रे, कम चक्कर लगाना पड़ता है। अंत में जब विष्णु पर पहुंचा तो भाग्य ने साथ दिया। इसलिए यह देखो, चड़क के मेले से तुमने लक्ष्मी जी का पाट लाने को कहा था ना, शीशे से मड़वा कर ले आया हूं। इतने चक्कर काटने पड़े, लेकिन जो तुमने कहा था ना वो सब लेकर आया हूं, देखो। और यह कटहल की लकड़ी की चीज है। चकला बेलन रखकर हरिहर एक धारीदार साड़ी सर्वजया की ओर बढ़ाता है।
अब सबसे पहले क्या लाया, क्या दिखाया, लक्ष्मी जी का पट, वो भी शीशे से मढ़वा कर, पूरी तरह से फ्रेम करवा कर लाया है फोटो। कटहल की लकड़ी की चीज है चकला बेलन, वो भी ले आया। ये देख लिया सर्वजया ने, चकला बेलन देख लिए। अब वो एक धारीदार साड़ी सर्वजया की ओर बढ़ाता है। लक्ष्मी जी का पट दिखा दिया, चकला बेलन दिखा दिए। अब जैसे ही एक धारीदार, ठीक है, साड़ी सर्वजया की ओर बढ़ाता है, और यह देखो, कहा हरिहर ने, क्लोजअप, बहुत पास से वो दृश्य दर्शाया है। दुर्गा की धारीदार साड़ी, हरिहर नेपथ्य से दुर्गा के लिए कैसी लगी कहना चाहता है। सर्वजया साड़ी को कसकर पकड़ती है, साड़ी के साथ उसका हाथ ऊपर उठता है, कैमरा उसके साथ ही टिल्ट अप करता है, थोड़ा सा उसको आड़ा तिरछा ऊपर नीचे घुमाते हैं। वो मतलब कैमरे के माध्यम से उसकी भावनाओं को यहाँ पर बड़े ही नजदीक से फिल्मा कर दिखाया जा रहा है कि अब वो क्या करे, बेटी तो है नहीं। सर्वजया का चेहरा रुलाई के आवेग से विकृत हो जाता है, बुरी तरह से, जैसे मुस्कुराहट में किसी भी व्यक्ति का चेहरा खिल उठता है, बड़ा सुंदर लगने लगता है, लेकिन यदि बात दुख की हो तो वही चेहरा विकृत नजर आता है। दांतों से साड़ी को काट कर, जैसे अब ऐसे मुंह में साड़ी को लिए है और रोती हुई वह बैठ जाती है। रोने की आवाज की जगह तार सप्तक में करुण संगीत, ऐसे साड़ी ली और धम्म से बैठ जाती है, और उसी बीच बैकग्राउंड म्यूजिक, पार्श्व संगीत, कैसा, जो रोने की आवाज की जगह पर तार सप्तक में करुण संगीत, शोक संगीत, दुख भरा संगीत बजता है। हाँ, अब क्या हुआ, मीडियम क्लोजअप शॉट, वही कोना जो संख्या 10 में है, ठीक है। सर्वजया रोती हुई बैठ जाती है, हरिहर बेहद व्याकुल सर्वजया की ओर झुकता है कि क्या, अभी नहीं समझ पा रहा है कि हुआ क्या आखिर। सर्वजया फर्श पर लुढ़क पड़ती है, तार शहनाई का पार्श्व संगीत, कुछ बोले बिना सर्वजया फर्श पर लुढ़क पड़ती है। मेघल दिन, क्लोज शॉट, सर्वजया रोती हुई फर्श पर लेट जाती है, हरिहर उसका कंधा पकड़कर उसको झकझोरता है कि क्या हुआ, क्या हुआ। सर्वजया माथा हिलाकर जताती है ऐसे साड़ी की तरफ, दुर्गा नहीं है। कैमरा ट्रक फॉरवर्ड कर हरिहर के चेहरे की ओर जाता है, तुरंत कैमरा हरिहर के चेहरे की ओर ले जाया जाता है कि अब हरिहर की जो भाव भंगिमा होगी, जो एक्सप्रेशंस होंगे, वो दर्शकों तक पहुंचाना है। जल्दी से जल्दी कैमरा हरिहर के चेहरे पर जाता है। वैसे भी दर्शक उद्विग्न थे, बेचैन थे, अधीर थे कि क्या होगा उस पल जब हरिहर को अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिलेगा। बात हरिहर की समझ में आ गई है। अब हरिहर पूरी तरह समझ चुका है कि बात क्या है। वह हतप्रभ होकर खड़े होने की कोशिश करता है, मजबूर, असहाय, लाचार, खुद का खुद पर वश नहीं, पूरी तरह से भ्रमित। उसके बाद धम्म से बैठ जाता है और रुलाई के आवेग से झुक जाता है। कैमरा ट्रक बैक कर पहले के स्थान पर लौट आता है। हरिहर चीख उठता है, हरिहर, दुर्गा, बेटी दुर्गा, कहाँ हो तुम, कहाँ चली गई। अब तार शहनाई का शोक संगीत, करुण संगीत, जो दर्शकों को भी रुलाने पर मजबूर हो जाता है। दर्शक भी हरिहर
सर्वजया के साथ रोए जा रहे हैं। हरिहर के पैतृक मकान के पीछे का तालाब, मिड शॉट। अप्पू तेल से भरी बोतल हाथ में लिए खड़ा है। हरिहर नेपथ्य में, बेटी दुर्गा। अप्पू ठिठक कर खड़ा हो जाता है, नितांत असहाय, हतप्रभ। कैमरा द्रुत गति से ट्रक फॉरवर्ड कर अप्पू के चेहरे की ओर बढ़ जाता है। फेड आउट। तार शहनाई संगीत फेड आउट कर जाता है। अप्पू के पाठशाला जाने के दिन से शुरू कर दुर्गा की मृत्यु की अवधि के 1 वर्ष को कल्पना करके चलचित्र की घटनाओं का ऋतु चक्र के अनुसार विभाजन कर लिया गया था। मतलब फ्लैशबैक में जो जाते हैं कि ये हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, किस तरह से दुर्गा की मृत्यु हुई। चैत की प्रथम वर्षा में, अब दुर्गा की मृत्यु कैसे हुई थी? चैत की प्रथम वर्षा में भीगने के कारण दुर्गा बीमार पड़ गई। उस दिन हरिहर के वापस आने के दिन तक की तमाम घटनाओं की तस्वीरें मेघिल दिन में ले ली गई हैं। बारिश रुकने पर धूप नहीं निकलती, ऐसी बात नहीं है, किंतु उपन्यास का यह जो निर्वच्छिन्न भाराक्रांत मूड है, मेघिल दिन में शूटिंग के अतिरिक्त चित्र के आलोक में उसका प्रतिफलन नहीं हो पाता। समय की दृष्टि से उस तस्वीर की घटना की लंबाई 5 मिनट की है। सब कुछ दिखाया है उसमें कि कैसे दुर्गा की मृत्यु हुई, क्या हुआ और हरिहर नहीं आ पाया था, वो सब कुछ यहाँ पर 5 मिनट के भीतर भीतर दिखाया। 3 दिन की शूटिंग में इस दृश्य की तस्वीर ली गई थी। प्रत्येक शॉट को 2 या 3 बार लिया गया था। यह चलचित्र रचना के स्वाभाविक नियम के अंतर्गत आता है। अब शॉटों की गहराई में जाकर देखना चाहिए। पहला है लॉन्ग शॉट, पता ही है जब दूरी से लिया जाता है लॉन्ग शॉट। दृश्य वस्तु से कैमरे की दूरी के अनुसार शॉटों के विभिन्न नाम चालू हैं। आदमी के मुंह से उसके सिर या उससे कम हिस्से को यदि तस्वीर में दिखाना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? बिग क्लोजअप। जब आदमी के मुंह से उसके सिर तक दिखाया जाता है तो उसे बिग क्लोजअप कहते हैं। सिर से कमर तक तो क्लोजअप कहते हैं। पैर तक मीडियम शॉट कहते हैं। जब मुंह और सिर, मुंह से उसके सिर मतलब बिल्कुल इतना, ठीक है, तब उसे बिग क्लोजअप कहते हैं। सबसे बड़ा क्लोजअप सिर्फ इतना। सिर से कमर तक क्लोजअप और पैर तक मीडियम शॉट, ठीक है, इस तरह से कहा जाता है। इस शॉट में अप्पू की निस्संग असहायता को उभारने के लिए खुले मैदान के परिवेश में लॉन्ग शॉट लिया गया है। इसी मैदान के रास्ते से 1 वर्ष पूर्व अब यह बताया गया है कि बात कब की है, दुर्गा की मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, अप्पू कहां था, दुर्गा कहां थी, कहां हुई आखिर। तो देखिए, खुले मैदान के परिवेश में ये लॉन्ग शॉट लिया गया है। इसी मैदान के रास्ते से 1 वर्ष पूर्व अप्पू को दुर्गा का हाथ थामे पाठशाला की ओर जाते हुए दिखाया गया था। अतः दुर्गा का अभाव दर्शकों के निकट और भी अधिक प्रकट होता है। 1 वर्ष पूर्व उसको दिखाया गया था इसी जगह, इसी स्थान पर, कि कैसे अप्पू और दुर्गा पाठशाला की ओर साथ साथ जाते हैं और फिर से वही स्थान, वही जगह पर शॉट लिया गया है। तो तुरंत दर्शकों को फिर से दुर्गा की कमी अखरने लगती है, ठीक है। और फिल्म मेकर का उद्देश्य भी यही है कि वो दर्शकों के भीतर उमड़ रहे भावनाओं को प्रकट करे, ठीक है। इससे पहले के शॉट और इस शॉट के बीच समय के व्यवधान को समझाने के लिए डिसॉल्व में कोई तस्वीर धीरे धीरे मिटती है और उसके स्थान पर दूसरी तस्वीर आ जाती है। इस तरह से ना जाकर यदि सीधे शॉट में जाया जाए तो उसे कट कहते हैं। कट की अपेक्षा डिसॉल्व का परिवर्तन स्वभावतया किंचित और दीर्घ होता है। हांडी के ढक्कन का उठना गिरना। आप चूल्हे पर एक हांडी चढ़ी हुई है, उस पर चावल चढ़े हुए हैं और उस पर ढक्कन रखा है। उस ढक्कन का गिरना, उठना, धड़म धड़म होना और जो माड़ आ रहा है वो बाहर की तरफ जाना, सर्वजया की उदास दृष्टि, इन सब को निकट से दिखाए बिना समझाना मुश्किल होगा, इसलिए
क्लोजअप लिया जाता है। यही सोचकर क्लोजअप का व्यवहार किया गया। इसके अतिरिक्त इससे पहले के शॉट के खुले मैदान के दृश्य की प्रसारता के बाद क्लोजअप का यह संकोचन एक ही कर्ण स्वर में छंद का वैचित्र लाने में सहायक हुआ कि जो मैदान का, खुले मैदान का जो दृश्य पुनः दिखाया गया, उससे इसलिए दिखाया गया ताकि दर्शकों के मन में दुर्गा की जो दुर्गा का स्मरण है वो पुनः जागृत हो जाए। कैमरे की दृष्टि को ऊपर नीचे अगल बगल घुमाने की व्यवस्था रहती है। पहले को टिल्टिंग और दूसरे को पेनिंग कहते हैं। ऊपर नीचे जब कैमरा है तो टिल्टिंग और अगल बगल घुमाने को पेनिंग कहते हैं। इस शॉट से ढक्कन से दबे उबलते चावल से सर्वजया के रुद्ध और शोक दग्ध मग्न की उपमा देने का सुयोग प्राप्त हुआ है कि हांडी पर जो चावल चढ़े हैं, ढक्कन गिरता है, उठता है। इससे सर्वजया के मन की जो उथल पुथल चल रही है ना, उसको दिखाना चाहते हैं उस हांडी के माध्यम से। बिन्नी को इस दृश्य में लाने का उद्देश्य यही जताना था कि सर्वजया की पड़ोसियों ने दुर्दिन में सहायता की है। बिन्नी एक लड़की, जो पड़ोसी की लड़की है, वो आती है नई ताई जी कहती हुए, लेकिन सर्वजया कुछ नहीं सुनती है क्योंकि वो शोक मग्न है। तो बिन्नी की एंट्री इसलिए की गई थी ताकि ये समझ में आए कि आस पड़ोस वाले कितनी आत्मीयता की भावना रखते हैं और उसके शोक के दिनों में उसका कितना ख्याल रखे हैं। बिन्नी प्रारंभ में मीडियम शॉट में दिखाई पड़ती है। मीडियम शॉट आपको पता ही है कि सिर से लेकर पैर तक जब व्यक्ति को दिखाया जाता है तो उसको मीडियम शॉट कहते हैं। उसके बाद वह पैदल चलती हुई जब ओसारे के निकट आकर खड़ी होती है तो करीब करीब क्लोजअप की स्थिति में है। अब क्लोजअप मतलब यहां से लेकर कमर तक, और बिग क्लोजअप सिर्फ चेहरा। मीडियम शॉट सिर से लेकर पांव तक। बिन्नी सर्वजया को पुकारती है परंतु उत्तर नहीं मिला। सर्वजया की अभिव्यक्ति किया है क्या यह बात हमें मालूम नहीं है क्योंकि इस शॉट में सर्वजया दिखाई नहीं पड़ती। उससे सर्वजया की कितनी दूरी पर है बात भी समझाने का कोई उपाय नहीं है। दो बातों के संबंध में जो कुतूहल रह जाता है उसके निवारण के लिए बाद वाला शॉट लिया गया है। इस शॉट में सर्वजया और बिन्नी का एक साथ टू शॉट दिखाना उनके पारस्परिक संबंध का सूचक है कि दोनों को एक साथ दिखाना मतलब उनका आपसी संबंध क्या है। दोनों के बीच यथेष्ट दूरी है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कम दूरी हो, ठीक ठाक दूरी है, बहुत पास में नहीं है, ठीक ठाक दूरी है, फिर भी दोनों की एक साथ दिखाना है। इसीलिए मीडियम लॉन्ग शॉट की आवश्यकता महसूस हुई। मीडियम लॉन्ग शॉट, मीडियम मतलब दोनों का सिर से पैर तक दिखना भी होगा और दोनों को दिखाना होगा, इसलिए मीडियम शॉट सिर से लेकर पैर तक, लॉन्ग शॉट मतलब दूर से दिखाना। बिन्नी की पुकार पर सर्वजया मौन है, इससे उसके गंभीर शोक की अभिव्यक्ति मिलती है। इस शॉट में बिन्नी का चेहरा नहीं दिखता, मगर हम जानने के उत्सुक हैं कि सर्वजया के इस अस्वाभाविक व्यवहार से बिन्नी के चेहरे पर कौन सा भाव उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि वो चिल्ला रही है, बुला रही है नई ताई जी, और नई ताई जी कोई उत्तर ही नहीं दे रही हैं। तो बिन्नी के चेहरे पर क्या हाव भाव उत्पन्न हुए होंगे, ये सच में दर्शकों के मन में जिज्ञासा है। यानी कैमरे के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर अब बिन्नी के चेहरे की ओर जाना होगा। एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने के क्षण को सावधानी से चुनना होगा क्योंकि कट लगेगा अब। तो जब एक शॉट से दूसरे शॉट में जाया जाता है तो बड़ी एहतियात और सावधानी के साथ कट लगाया जाता है। तो जब वो टोकरी रखती है, रखते हुए, और दूसरा शॉट उठते हुए, इस तरह से आने वाला है। हमने शॉट का परिवर्तन बिन्नी के द्वारा टोकरी रखे जाने की कार्य व्यापार के ठीक बीच की स्थिति में किया, जिससे रखने के पूर्व की स्थिति एक शॉट में दिखाई पड़े और रखने के बाद की स्थिति दूसरे शॉट में। इतना जरूर है कि शूटिंग के समय दो शॉटों में ही टोकरी रखने का कार्य व्यापार मतलब एक्शन, ठीक है, पूरा कर लेना पड़ता है। बाद में संपादक बढ़े हुए अंश को काटकर अलग कर देता है, हटा देता है। इस तरह से दिखाने में सुविधा यही है कि दर्शकों की दृष्टि टोकरी रखने की ओर रहने के कारण उनका ध्यान इस पर जाता ही नहीं कि कब कैमरे का दृष्टिकोण बदल गया। ठीक है, चलचित्र के यांत्रिक चमत्कारों का दर्शकों को पता ना चले, निर्देशक को इस पर ध्यान देना पड़ता है कि कब क्या कलाकारी की गई, दर्शक जान भी ना पाए। यही होती है एक कुशल कारीगरी या कुशलता की कैमरामैन, एडिटर, संपादक, निर्देशक जो सब है वो कितनी सूक्ष्मता के साथ अपना अपना कार्य कर रहे हैं। संपादन की जीवंतता इन चमत्कारों को छिपा कर रखने में बहुत कुछ सहायता करती है। अब संपादक की जीवंतता
जो संपादक है, संपादक मतलब एडिटर। अब एडिटर कहाँ क्या करना है उसकी बारीकी बड़े ध्यान से देखना है। बिन्नी की आंखों की दृष्टि और पीछे हटने की भंगिमा से हमारी समझ में यह बात आती है कि वह अवाक है। हो सकता है वह थोड़ी बहुत भयभीत भी हो गई हो। जब देखा तो मतलब अवाक थी, कुछ नहीं कह पा रही थी वो। तो क्या थोड़ी सी सहम गई है वो, थोड़ी सी डर गई है, ऐसा कुछ नजर आया। इससे पहले के शॉट और इस शॉट के बीच एक और डिसॉल्व है। इस डिसॉल्व का अर्थ यही है कि बिन्नी के चले जाने के कुछ देर बाद दिखाई पड़ता है कि हरिहर आ रहा है। अब बिन्नी जैसे ही जाती है, हरिहर आता है। कुछ देर बाद आने पर हरिहर को दुर्गा की मृत्यु का समाचार मिलेगा। इस नाट्य क्षण के लिए स्वभावतः दर्शक गणाग्रह के साथ प्रतीक्षारत हैं कि क्या होगा। हरिहर आ रहा है। दर्शकों के समाचार की सूचना देकर मृत्यु संवाद के चरम क्षण को विलंबित कर नाट्य रस को सघन बनाने का यह अच्छा खासा सुयोग है। 16 फीट ऊंचे मचान पर से लॉन्ग शॉट, 16 फीट ऊंचे मचान पर से, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन पर ऐसे बांस बांधकर मचान बनाया जाता था पहले, और मचान से फिर लॉन्ग शॉट लिया जाता था। यह दिखाया गया कि हरिहर दूर से बंसवारी के रास्ते से होता हुआ घर की ओर कदम बढ़ा रहा है। लॉन्ग शॉट के माध्यम से पार्श्व संगीत के थम जाने से सन्नाटे का एक भाव अपने आप आ जाता है। कहीं कोई आवाज नहीं, जैसे संपूर्ण प्रकृति ही सांस रोके चरम त्रासद क्षण की प्रतीक्षा में तल्लीन हो। इस निशब्दता में सहसा दूर से अपने पुत्र और पुत्री का नाम लेकर हरिहर की स्नेहपूर्ण पुकार, सर्वजया ने यह पुकार सुनी है? बिल्कुल सुनी है, सुनी है। और तभी तो सर्वजया हाँ और परेशान है कि मैं कैसे बताऊं। हाँ सुनी है, यहां उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी? ज्यादती होना असंभव है, क्योंकि रुलाई का बांध इतनी सरलता से नहीं टूट सकता। कब तक वो अपने आंसुओं को रोके रहेगी? इसलिए एक हल्का सा मूवमेंट है और यही कारण है कि क्लोजअप जरूरी हो जाता है। शंख की उजली चूड़ी गाल के समक्ष दबी थी। हाथ को जरा सा हिलाते ही शंख की चूड़ियां अलग लगभग 1 इंच खिसक गईं। इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि इससे पूर्व हम उसे बहुत देर तक अचल अवस्था में देख चुके हैं। शंख की चूड़ी कंपन मानो उसके वक्ष की कंपन है, हृदय का कंपन है, हृदय की धड़क रहा है कि क्या करें। जैसे नहीं, घबराहट में, डर में, दुख में धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो वो कंपन बताए कि अब हरिहर कहाँ है। वह अपने मकान की दीवार के पास है। दीवार की हालत देखकर वह एक आरोप सूचक स्वागतोक्ति करता है। जितना स्वाभाविक हो सकता है उतना ही। उपन्यास में कुछ ज्यादा ही है। नाट्य रस और भी सघन हो जाता है। हरिहर सोच रहा है कि उसके कोठे का ढह जाना ही मानो उसके लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अभी तक हरिहर को यह लग रहा था कि उसका कोठा या उसका जो कमरा था वो ढह गया, वही उसके लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये एक और भयंकर दुखद ट्रेजेडी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। ये उसने सपने में भी नहीं सोचा। नाट्य क्षण को विलंबित करने के निमित्त उस शॉट को लगभग 1.5 मिनट तक रखा गया था। घटना नहीं है, केवल गाय को पागुर करते दिखाया है, जैसे आंधी आने के पूर्व की स्थिति हो। क्या होगा? शॉट के प्रारंभ में हरिहर मीडियम अवस्था में, शॉट के अंत में वह पैदल चलते हुए लॉन्ग में चला गया है। सीढ़ियां चढ़ते हुए आप ओसारे पर जा रहे। इस चढ़ने के मध्य पूर्व एक बार ओसारे पर चले आए। 2 सीढ़ियां एक शॉट में और बाकी 2 सीढ़ियां उसके बाद वाले शॉट में। चढ़ने से दृष्टिकोण का परिवर्तन हमारी निगाह में नहीं आता और आ भी नहीं सकता। यदि सभी कैमरे की बारीकी को एडिटर जो करते हैं अपने कार्य कुशलता को समझ जाते, तो फिर हम कैसे भावनात्मक तरीके से किसी भी नाटक या फिल्म से जुड़ पाते। इस शॉट में हरिहर का इधर के बाद सवाल सर्वजया का लंबा कार्य व्यापार, पानी ढालना, पीढ़ा ले आना, अंगोछा लाना, खड़ाऊ ले आना इत्यादि दर्शकों को अधीर बना रहा है कि अब क्या होगा, कैसे बताएगा समाचार। जब पता चलेगा हरिहर को तो क्या होगा। हरिहर के गठरी खोलने के प्रारंभ में शॉट परिवर्तित होता है। अब सर्वजया के चेहरे को सामने से देख रहे हैं, मगर अब भी क्लोजअप का समय नहीं आया। हरिहर शुरू में दुर्गा की साड़ी नहीं दिखाता है। 2 चीजें दिखाने के बाद साड़ी है। साड़ी है तो क्लोजअप का समय है। यस, हरिहर दुर्गा के लिए साड़ी लाया है। दुर्गा अब जीवित नहीं है। हरिहर इस बात को नहीं जानता है। वह हर्ष के साथ सर्वजया की ओर कहता है, देखो ये दुर्गा के लिए लाया हूं। और अब
सर्वजया अपनी आंसुओं के बांध को जैसे वो नहीं रोक पाती है। सर्वजया ने अब तक अपनी सहिष्णुता का बांध टूटने नहीं दिया था, अब क्या वह रोक सकती है? वो सह रही थी, रोक रही थी, लेकिन अब भी क्या वह अपनी भावनाओं को रोके रहेगी? संभव है? अब नहीं है संभव। रुलाई की आवाज में एक प्रकार की विभत्सता होती है। उसका परिहार करने के उद्देश्य से दृश्य में स्वाभाविक स्वर की जगह तार शहनाई के तार सप्तक में पटदीप राग से एक एक कर्ण स्वर की अभियोजना की गई थी। यह जैसे रुलाई में ही शामिल है। मुझे विश्वास है कि इससे करुण रस घनीभूत हो उठा था। इस शॉट में संगीत के अतिरिक्त किसी भी आवाज को प्रयोग में नहीं लाया गया है। संगीत बचता है, जो कि फिल्म मेकर और निर्देशक जिस तरह का स्थिति देखते हैं, कौन सी स्थिति कब सही बैठेगी, दर्शकों तक क्या अधिक प्रभावी रूप से पहुंच पाएगा, उसी को वो चुनते हैं। तो संगीत को चुना। हरिहर की उपलब्धि के क्षण को रेखांकित करने के लिए कैमरे को आगे बढ़ाकर उसके चेहरे की ओर ले जाना पड़ा। हरिहर के शोकाकुल होते ही दृश्य का कथ्य करीब करीब अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, किंतु दृश्य का अंत यही करने के बजाय एक अतिरिक्त शॉट भी दिया गया है। एक अतिरिक्त शॉट भी दिया है अलग से। अप्पू से दृश्य का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ? अप्पू से ही उसका अंत किया गया है कि मैदान है, खुले मैदान में, और अप्पू को दिखाना उस मैदान में। यही एक सबसे बड़ी खासियत थी कि दर्शकों तक ये खबर पहुंचाना चाहते थे कि दुर्गा भी अप्पू के साथ थी, और अब दुर्गा नहीं रही तो दर्शकों के मन में फिर से दुर्गा की यादें ताजा हो जाएं। तो अप्पू से दृश्य का प्रारंभ किया गया था और अप्पू से ही उसका अंत किया गया। यद्यपि यह शॉट अन्य शॉटों के बहुत बाद में लिया गया था, बाकी बहुत सारे शॉट्स इसके पहले आ गए थे, लेकिन देखो, किंतु भाव से एकात्म होने के कारण एवं हरिहर के आर्तनाद का अप्पू के शॉट के ऊपर आकर अतिवाहित होने से यह शॉट अपने पहले वाले शॉट से आंगिक रूप से जुड़ गया था, जबकि ये शॉट काफी बाद में लिया गया है। फिर भी वो शॉट आत्मीय रूप से ऐसा जुड़ा हुआ था कि समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया, क्या, कब, क्या, कुछ समझ में नहीं आया, और एक ही दृश्य लगातार दर्शकों के सामने जैसे आ गया है, ये समझ में आया। इस शॉट के अंत में फेड आउट का अर्थ है पूर्ण विराम। अब जैसे ये शॉट लिया, अब थोड़ा रुकना है। बिंब और ध्वनि, यहां पार्श्व संगीत धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं और कुछ देर तक अंधकार छाए रहने के बाद पुनः नए बिंब, नए परिच्छेद की शुरुआत होती है। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। ध्यान से देखिएगा। जिसने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है वो जरूर प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। और सबसे पहली बात कि प्रश्नोत्तर वाला जिसने भी वीडियो देखा है वो और अच्छे से दे पाएंगे। तो यहाँ बेटा आपको बड़े ध्यानपूर्वक किसी भी पार्ट के वीडियो को देखना है, चाहे वो व्याख्या हो, प्रश्नोत्तर हो, या फिर MCQs हो, ठीक है, या फिर आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो। जब एक पार्ट को हम 4 तरीके से पूरा कर लेंगे तो किस गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि उसमें हम कुछ भूल जाएं। समझे आप? तो पहला प्रश्न है, चलचित्र एक भाषा है, यह किन 2 चीजों के संयोग से बनती है? लेखक ने इस भाषा के प्रयोग में किस चीज की अपेक्षा रखी है और क्यों? चलचित्र को लेखक ने, सत्यजीत राय जी ने क्या कहा? भाषा। तो यह किन 2 चीजों के संयोग से बनती है? क्या होता है बताइए, बताइए। तो एक होती है इमेज, बिंब कह सकते हैं उसको, बिंब, और ध्वनि या शब्द, ठीक है। इन्हीं को इमेज भी कहा जाता है, इसी को, और इसको साउंड भी कहा जाता है। इन्हीं से बन जाती है भाषा, और लेखक यानी सत्यजीत राय जी ने चलचित्र को भाषा कहा है। तो अब किन 2 चीजों के संयोग से बनती है? बिंब और शब्द, या इमेज और साउंड। तो
अब लेखक ने इस भाषा के प्रयोग में किस चीज की अपेक्षा रखी है और क्यों? कौन कौन सी चीजें इस भाषा में अर्थात चलचित्र में शामिल होती हैं और कौन कौन से तत्व हैं जो इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? क्योंकि चलचित्र ऐसे ही नहीं कि कोई भी चित्र आया और चलने लगा, बन गया चलचित्र। ध्यान से देखिए, लेखक सत्यजीत राय के अनुसार चलचित्र एक भाषा है। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा भाई चलचित्र शिल्प है, जैसे ही शिल्प आया बहुत से लोग उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगे, शिल्प बिल्कुल नहीं है। इसलिए लेखक ने कहा कि चलो ये भाषा ही है। जैसे भाषा विचार विनिमय का साधन है, वैसे चलचित्र के माध्यम से भी विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो लेखक सत्यजीत राय के अनुसार चलचित्र एक भाषा है। यह भाषा बिंब, इमेज और ध्वनि या शब्द, साउंड के संयोग से बनती है। लेखक के अनुसार बिंब और ध्वनि के संयोजन में पर्याप्त कुशलता अपेक्षित है। कहने का तात्पर्य है कि जो बिंब और ध्वनि है ना, जो बिंब और साउंड, ध्वनि, उनमें बहुत कुशलता होनी चाहिए, तभी जाकर चलचित्र सही होगा। इसके लिए रचयिता का व्याकरण पर पूर्ण अधिकार भी आवश्यक है। जो भी पटकथा लिख रहा है चलचित्र की, कथाकार को व्याकरणिक ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तब जाकर उसका बहुत अच्छे से कहानी भी लिखी जाएगी और उस पर फिल्मांकन भी किया जाता है। तभी फिल्म का कथ्य सशक्त रूप में व्यक्त हो सकता है। चलचित्र निर्माण कार्य को मोटे तौर पर किन पर्यायों में विभक्त किया जाता है, प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब हमें याद है कि चलचित्र निर्माण कार्य में मोटे तौर पर 3 पर्यायों का प्रयोग होता है, लेकिन वे 3 पर्याय हैं क्या? बताओ बताओ। देखो, एक हम देखते हैं नाटकीय द्वंद्व। अभी देखते हैं हम सही है या नहीं, अभी देखेंगे। नाटकीय द्वंद्व होता है। दूसरा उपन्यास का कथानक या परिवेश, जिस तरह से उपन्यास में कथानक होता है, कथानक। और डायलॉग्स। देखो भाई, 3 पर्यायों में विभक्त है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलचित्र नाट्य रचना, नाटकीय, ठीक है, ये तो हमने सही कहा है। दूसरा, उनके अनुसार चलचित्र नाट्य के अनुसार विभिन्न परिवेशों का चुनाव। दूसरा पर्याय है चलचित्र नाट्य के अनुसार विभिन्न परिवेश, वातावरण। और तीसरा और अंतिम पर्याय है खंड खंड रूपों में एडिटिंग। ठीक है, तीसरा है एडिटिंग। तो हम सही थे, यही चीजें हैं जो इसका पर्याय है। बिंब और ध्वनि के माध्यम से पर्दे पर जो व्यक्त होता है वह उसका लिखित संकेत है। ठीक है, समझ में आया? तो ये 3 महत्वपूर्ण पर्याय हैं जो चलचित्र निर्माण कार्य को मोटे तौर पर मानते हैं, विभक्त किया है। हांडी के ढक्कन का उठना गिरना किस बात को दिखाने में सहायक हुआ है? इसे क्लोजअप में क्यों दिखाया गया है? क्लोजअप क्या है? बिग क्लोजअप क्या है? बिग क्लोजअप मतलब सिर से मुख तक, बिग क्लोजअप बहुत बड़ा वाला, बिल्कुल एकदम पास से। अब यहां दिया है क्लोजअप, तो क्लोजअप मतलब सिर से कमर तक का, और मीडियम शॉर्ट पूरा सिर से पांव तक। हांडी के ढक्कन का उठना गिरना किस बात को दिखाने में सहायक हुआ है? इसे क्लोजअप में क्यों दिखाया गया है? चलचित्र में हांडी के ढक्कन का ऊपर गिरना उठना सर्वजय की उद्विग्नता को दिखलाता है, उसकी मन के भीतर जो विचारों की उथल पुथल चल रही है उसको दिखाता है। सर्वजय के रुद्ध और दग्ध मन स्थिति की व्यंजना में सहायक सिद्ध हुआ है। इसे क्लोजअप के द्वारा प्रदर्शित किया गया है क्योंकि इसके बिना वस्तु स्थिति की अभिव्यक्ति मुश्किल थी कि कैसे करते, बिना कुछ बोले, बिना कुछ डायलॉग्स के कैसे बताते कि उसके मन में कितनी उथल पुथल मच रही है। तो उथल पुथल
मचने की जो स्थिति है उसको दिखाया गया है। हांडी पर चावल रखे हुए हैं, चावल पर ढक्कन, हांडी पर ढक्कन है, उसमें जब चावल पक जाते हैं तो माड़ जानते होंगे आप, वाइट 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 जो आता है चावलों के बीच, ठीक है, तो वो गिर रहा है, हांडी का ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है। इससे सर्वजया की मन स्थिति को दिखलाया है कि वो कितनी दुखी है, कितनी विकल्पित है, यही उसका सबसे बड़ा। सर्वजया का पानी ढालना, पीढ़ा ले आना, अंगोछा ले आना, खड़ाऊ ले आना, ये सभी कार्य व्यापार दर्शकों पर कैसा प्रभाव छोड़ते हैं और क्यों। बार बार ये शब्द आया है व्यापार। बेटा व्यापार यहां कोई बिजनेस के लिए नहीं है, यहां है व्यापार एक्शन के लिए, ठीक है, एक्शन। व्यापार मतलब एक्शन। अब सर्वजया से हरिहर पूछता है, कहीं बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, खेलने गए हैं क्या? सर्वजया मौन। सीढ़ियों पर जाती है, फिर उससे पूछता है, बच्चे नहीं दिखा, अरे एक बार देख तो लो मैं क्या क्या लेकर आया हूं। सर्वजया मौन। चुपचाप से जाकर उसकी आवश्यकता क्या कि अब वो आएगा, नहाएगा, धोएगा, तो उसके सामान लाके उसके एक एक करके उसके सामान रख देती है, लेकिन बिना कुछ कहे। इससे हरिहर के मन की जो बेचैनी है वो और अधिक बढ़ रही है, अधीरता। दर्शक भी परेशान। पता है कोई भी नाटक, कहानी, फिल्म कब पूर्ण सफल मानी जाती है? जब जिस तरह के भाव लेखक के मन में थे जब पटकथा की रचना की गई, फिर वही भाव निर्देशक, फिल्म निर्माता के मन में थे, और वही सेम इमोशंस जब दर्शकों के मन में जागृत हो जाएं तो समझ लीजिए फिल्म सफल हुई। और यहां पर सर्वजया का पानी ढालना, खड़ाऊ ले आना, सब कुछ लाना, जो निर्देशक या निर्माता चाहता है वही हो रहा है कि सेम बिल्कुल वही विचार, वही ख्याल, वही भावनाएं दर्शकों के मन में भी उमड़ रही हैं, उफन रही हैं कि अब क्या होगा। हरिहर के प्रश्नों के उत्तर में कुछ ना कहकर सर्वजया का पानी ढालना, पीढ़ा ले आना, अंगोछा ले आना, खड़ाऊ ले आना, ये सभी कार्य व्यापार दर्शकों को अधीर बना देते हैं। व्यापार समझ में आया ना? व्यापार मतलब एक्शन, जो भी वहां चल रहा है, क्योंकि सब कुछ डायलॉग्स नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है किसी में, सब कुछ सिर्फ दिखाई दे रहा है। और जो एक्शन थे, जो व्यापार था, वो दर्शकों के मन में अधीरता उत्पन्न कर रहे हैं कि पता नहीं कब और कैसे हरिहर को हृदय विदारक समाचार मालूम होगा। क्या होगा, क्या होगा, आपस में सब नहीं कि कुछ ऐसा सीन आने वाला तो हाथ हाथ कसकर पकड़ लेते हैं अपने साइड में बैठे वाले जो भी अपने दोस्त यार होते हैं, अब क्या होगा, क्या होगा, ऐसे अधीरता के साथ। ऐसी अधीरता और बेचैनी इसलिए होती है कि दर्शक दुर्गा की मृत्यु की मर्मांतक घटना के बारे में जानते हैं। दर्शकों को पता है कि दुर्गा अब नहीं है, लेकिन हरिहर को नहीं पता है कि उसकी बेटी अब नहीं रही, जबकि हरिहर अनजान और वह लगातार उसी के बारे में पूछ रहा है, इसलिए और अधिक इन भावनाओं को जोड़ा गया है। अगला है प्रेमचंद की किस कहानी पर सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई है। इस फिल्म को उपलब्ध करके देखें, कहानी के पार्ट से उसका मिलान करें, मालूम करें कि अंतर कहां कहां और क्यों आया है। शतरंज के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी नहीं, यहां बात की गई है शतरंज के खिलाड़ी की, जो लिखी है प्रेमचंद जी द्वारा। और शतरंज के खिलाड़ी में नवाब, जो नवाबी शासन था ना, उसकी लापरवाही के बारे में प्रेमचंद जी ने बताया है कि जो अवध के नवाब थे, किस तरह से शासन हाथ में होते हुए, सत्ता, शासन, शोहरत सब कुछ हाथ में है, लेकिन वो ऐसे नशे में चूर चूर होकर जाम पिए जा रहे हैं, शतरंज खेले जा रहे हैं। राज्य में क्या घटनाएं, क्या दुर्घटनाएं, क्या बढ़ रहा है, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। ये बताई है कि किस तरह से नवाबों ने इस देश को क्या बद से बदतर कर दिया था। देखते हैं। शतरंज के खिलाड़ी सन 1977 में बनी हिंदी भाषा की ही फिल्म है। इसी नाम से प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित इस फिल्म के निर्देशक थे प्रसिद्ध बांग्ला फिल्मकार सत्यजीत राय। इसकी कहानी 1853 सन भी दिया है बेटा,
कि 1853 के अवध नवाब वाजिद अली शाह के 2 अमीरों के इर्द गिर्द घूमती है। 1853 में अवध के जो नवाब थे वाजिद अली, उन अमीर, जहां अमीर आ जाए शहंशाह, एक दूसरी छवि हमारे मस्तिष्क में उभारता है, लेकिन जहां जाए अमीर, अमीर ही मतलब हम हैं तो कोई है ही नहीं। तो इन अमीरों के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों खिलाड़ी शतरंज खेलने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने शासन, अपने परिवार, क्या है क्या नहीं है, किसी के बारे में कोई ख्याल नहीं होता। उनकी लापरवाही, शासक हैं लेकिन अपने आप से ही बेखबर, इसके बारे में शतरंज की खिलाड़ी बताई गई थी और यही फिल्म थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आशा करती हूं पुनः आपने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखकर कहानी को समझ लिया है, सत्यजीत राय जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, साथ ही साथ चलचित्र क्या है और कौन कौन से चलचित्र में कौन कौन से पहलुओं को मुख्य रूप से दिखाया जाता है और कब कोई फिल्म सफल होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, और इसी तरह से अपनी पाठ्य पुस्तक में सभी पाठों को शामिल करते हुए हम यहाँ पर लेकर आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, खुश रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।